जिसके धुएं से मृगाल को बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है। कृतिका यह सब देखती है तो वह फटाफट सिगरेट बुझा देती है और पानी का बोतल की तरफ भागती है। कृतिका, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। यह लो पानी। मृगाल पानी का बोतल लेती है और पानी पीते ही मन में सोचती है, मोहित सही कह रहा था कि इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। मृगाल, पानी के लिए थैंक्स। कृतिका बोतल वापस लेकर अपने बेड पर चली जाती है। इसके बाद दोनों सो जाती है। अगले दिन सुबह नाश्ता करके मृगाल कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी सीनियर नेहा से वह टकरा जाती है। नेहा, आंखें है या बटन देखकर नहीं चल सकती? मृगाल ने जब यह सुनी तो उसे मोहित की और पहली मुलाकात याद आती है। वह हंसने लगती है। उसको हंसता देखकर नेहा को गुस्सा और बढ़ जाता है। वह एकदम चिल्लाते हुए कहती है, एक तुम मुझे इतनी जोर से टक्कर मारकर मेरी सारी बुक गिरा दी और मुझे सॉरी बोलने के बजाय ऊपर से हंस रही हो। नेहा चिल्लाते हुए मृगाल होश में आती हो और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह नेहा से माफ़ी मांगने लगती है। मृगाल, आई एम सॉरी, मैं आपसे इतना ज़ोर से टकरा गए और हमें कारण आपकी बुक गिर गई। नेहा, वह सब तो ठीक है, पर तुम हमसे टकराने के बाद इतनी ज़ोर से हंसने क्यों लगी? मृगाल, जी हम आपसे टकराने के कारण नहीं हंस रहे थे। आपसे टकराने के बाद हमें जो कहा उस पर हंस रहे हैं। नेहा, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मृगाल, हंसने वाली बात यह है कि हमारे एक दोस्त जब पहली बार मिले थे तब वह भी हमसे ऐसे ही टकरा गया था। तब ये सेम लाइन हमने उसे बोली थी तो हमें वह सब याद आ गई और हंसी आ गई। मृगाल की बातें सुनकर नेहा भी हंसी आती है। नेहा, अच्छा चलो, अब तुम बहुत हुआ, फटाफट अपनी क्लास में जाओ। यदि किसी सीनियर के हत्थे चढ़ गई वह तुम्हारी क्लास ले लेगा। मृगाल, पर सीनियर तो आप ही हो, फिर आपने हमारी क्लास क्यों नहीं लगाई? नेहा, क्योंकि मुझे ये रैंकिंग के नाम पर अपने जूनियर्स को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ और मुझे अच्छे से याद है कि मेरे सीनियर की हरकतों से परेशान होकर एक बार मेरे मन में आत्महत्या तक करने का ख्याल आ गया था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पापा को पता नहीं कैसे मेरी मनोस्थिति के बारे में पता चल गया था और उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, एक छोटी छोटी फिजूल की बातें के कारण अपनी इस अनमोल ज़िंदगी को यूं ही ख़त्म नहीं करते। इस दुनिया में ऐसे अनेकों लोग हैं जो इनमें से बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं और ज़िंदगी से हताश और निराश होने के बजाय उनकी आँखों में आँखें डालकर कहते हैं कि ए ज़िंदगी, तुम जितना हमको परेशान करोगी हम उतना ही दुगनी ताकत से तुम्हारा सामना करेंगे और तुम्हें हरा कर ही हम दम लेंगे। वैसे भी तुम डॉक्टर बनना चाहती हो और अनेकों ज़िंदगियां बचानी है। यदि तुम अपनी ज़िंदगी खो दोगी तो उन लोगों की ज़िंदगी कौन बचाएगा? हमें हमारे पापा की बात समझ आ गई और हमने आत्महत्या का ख्याल दिल से निकाल दिया। धीरे धीरे वो वक्त गुजर गया और आज वही सीनियर जिनकी वजह से हम इस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते थे हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। मृगाल को नेहा और उसकी बातें बहुत पसंद आती। मृगाल, हमारा नाम मृगाल है, हम यहाँ नए और हमारे कोई दोस्त भी नहीं है। क्या हाँ, आपकी
इस जूनियर की दोस्त बनना पसंद करेगी? नेहा, मेरा नाम नेहा है और मुझे भी तुमसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपनी अपनी क्लास में पड़ जाते हैं। लंच टाइम में मृगाल को भूख लगती है तो वह कैंटीन में जाती है, जहाँ उसे नेहा अपने दोस्त के साथ बैठी हुई नजर आती है। मृगाल भी उनकी तरफ चली जाती है। मृगाल, हेलो नेहा भी। नेहा मृगाल को हेलो का जवाब देती है और उसे अपनी दोस्त से मिलवाती है। तभी नेहा के सामने से जाती हुई कृतिका दिखाई देती है। नेहा कृतिका को आवाज़ लगाती। कृतिका नेहा की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है। कृतिका, नेहा, तुम बड़े सालों के बाद कहाँ थी इतने साल? नेहा, यह सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, हम तो वहीं थे। तुम ही मोहल्ला और स्कूल सब छोड़कर पता नहीं गायब हो गई थी। नेहा की बात सुनकर कृतिका को अपना घर, अपनी माँ, अपना बचपन सब याद आ जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। नेहा, क्या हुआ कृतिका? कृतिका, कुछ नहीं, वह तुम्हें इतने सालों के बाद देखा होगा, थोड़ा इमोशनल हो गई। खैर बाय, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तो चलती हूँ, तुम्हें बाद में मिलूँगी। कहते हुए कृतिका वहाँ से सीधे हॉस्टल में जाती है। नेहा कृतिका की मन स्थिति समझ जाती है और उस पर कैंटीन में बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो वह कुछ कहना उचित नहीं समझी। वह भी कृतिका को गुड बाय बोलती है। मृगाल, जो नेहा और कृतिका की बातें सुन रही थी, नेहा से कहती है, मृगाल, नेहा दी, ये कृतिका इतनी रैडली क्यों बात करती है, जबकि वह इतना रूड है, नहीं जितना बनने की कोशिश कर रही है। नेहा, तुम कृतिका को कैसे जानती हो और उसके बारे में यह सब कैसे बोल रही हो? मृगाल, और कृतिका हमारी रूममेट है। कहकर मृगाल उसके और कृतिका के बीच में रात को जो भी हुई थी उसके बारे में बताती है। यह बात बता देती है, जब सिगरेट के धुएं के कारण हमें खांसी आने लगी तो कृतिका ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझा दी और कैसे तुरंत उठकर खुद की बोतल उसे पानी पीने के लिए दिया। नेहा मृगाल की बातें सुनकर उसे कृतिका के पास के बारे में बताती है। नेहा कृतिका बचपन में बहुत खुश और शरारती थी। वह शरारतों से न केवल उसके घर वालों बल्कि मोहल्ले के सभी लोग परेशान थे। वह कभी कभी किसी के घर दरवाजे बजाकर भाग जाती तो कभी किसी से जाकर कहती कि वो पास वाले आंटी बुला रहे हैं। रोज़ किसी न किसी के नए बहाने से लोगों को परेशान करती। एक तो मासूम चेहरा और ऊपर से प्यारी सी मुस्कान के साथ वो सबसे अपनी हरकतों के लिए माफ़ी भी तुरंत मांग लेती, इसलिए तभी उसे माफ़ भी कर देते थे, उससे प्यार भी करते थे। जब एक कार एक्सीडेंट में उसकी मम्मी की डेथ हो गई और उसके पापा ने उसकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, तब से ही वह ऐसी हो गई है और किसी से सीधे मुँह बात नहीं करती। उसके बाद वह अपना पूरा स्कूल, घर, मोहल्ला छोड़कर चली गई और तब वह हॉस्टल में ही रहने लगी और कभी भी अपने घर वापस नहीं गई। मृगाल कृतिका के पास्ट के बारे में सुनकर सोच में पड़ जाती है कि इस लड़की ने बचपन में अपने मन में कितना दर्द छुपा रखा है और उसे अपने चेहरे पर कभी आने भी नहीं देती। लंच ब्रेक के बाद पुनः सभी अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। मृगाल ने अपनी क्लास में ही जाती है पर उसका मन क्लास में नहीं लगता और वह कृतिका के बारे में सोचती रहती है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो वह तुरंत हॉस्टल में जाती है और जैसे ही अपने रूम में इंटर करती है उसे कृतिका की शिकायतें सुनाई देती है। मृगाल समझ जाती है कि कृतिका
जब कॉलेज में वापस गई तब से रो रही है। मृगाल तुरंत कृतिका के पास जाती है और उसे पानी पीने को कहती है, जिसे कृतिका पानी से मना कर देती है। कृतिका, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी साइड है, ये मेरी साइड है, इधर मत आना। मृगाल, हाँ पता है यह तुम्हारी साइड है और तुमने हमें इधर आने से मना किया है। हमें भी तुम्हारी साइड आने की कोई शौक़ नहीं है। ये पानी पियो और चुप करो। पिछले 2 घंटे से लगातार रोई जा रही हो। कृतिका पानी लेकर पी लेती है एवं आश्चर्य से मृगाल को देखते हुए सोचती है, यह तो अभी कमरे में आई, इसे कैसे पता चला कि मैं 2 घंटे से रो रही हूँ। मृगाल कृतिका के चेहरे के भाव देखकर समझ जाती है कि वह क्या सोच रही है। मृगाल, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ये लाल आंखें ही बता रही है कि तुम कितनी देर से रो रही हो। चलो अब चुप हो जाओ और बताओ आखिर बात क्या है। कृतिका, वो जो आज इन सालों के बाद नेहा को देखकर अपना बचपन, घर, पापा सब याद आ गए। मृगाल, तो एक बार अपने घर जाकर अपने पापा से मिलाओ। कृतिका, नहीं, मैं दोबारा कभी उस घर पे नहीं जाऊंगी। मृगाल, अपना घर नहीं जाना चाहती हो तो अपने पापा से कहीं बाहर मिल लो। कृतिका, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है। मृगाल, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तुम अपनी फैमिली से भागती रहोगी? कृतिका, तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? क्या क्या सहा है मैंने? मृगाल, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। नेहा दी हमें तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ बता चुकी है। कृतिका, जब तुम हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी हो तो तुम ही बताओ कि उस आदमी को कैसे माफ़ कर दूं जिसने मेरी माँ की मौत के बाद चंद दिनों के बाद ही मेरी माँ के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। एक बार मेरी माँ के बारे में या मेरे बारे में नहीं सोचा। मृगाल ने सोचा कि इस समय कृतिका से बात करना ज़्यादा मासिक नहीं होगा। मृगाल, अच्छा अब चुप हो जाओ, ऐसे कब तक रोओगे? तुम उनसे नहीं मिलना चाहती हो तो मत मिलो, पर ऐसे उनके बारे में सोच सोच कर रोने से तुम्हारी सेहत खराब होगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कृतिका की ओर पानी का बोतल बढ़ाते हुए कृतिका मृगाल से पानी लेकर पी लेती है। तुमने कॉलेज में आकर कुछ खाया भी नहीं होगा, चलो कैंटीन में चलो और कुछ खा लो। मृगाल कृतिका को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है और खाना खिलाती है। बहुत देर तक रोने के बाद कृतिका का सारा दुखने लगता है, जिससे वह टैबलेट खाकर सो जाती है। मृगाल को मोहित और नैना की याद आती है तो वह उन्हें कॉल करने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाती है उसके फ़ोन पर किसी की वीडियो कॉलिंग आती है, जिसे देखकर मृगाल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और मृगाल उस कॉल को तुरंत रिसीव कर लेती है। वही भोपाल में मोहित और सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ते से निपट कर तैयार हो जाता है और सुबह सुमित को उठाता है। मोहित, सुमित उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? सुमित, क्या भाई, इतना अच्छा सपना देख रहे थे और आपने हमें नींद से जगा दिया। मोहित, 1 बज रहे हैं, 10 बजे हमारी क्लास है, ऐसे सोए रहोगे तो बच चुके तुम डॉक्टर। सुमित, क्या 1 बज गए हैं? मोहित और सुमित दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। वह जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं उन्हें सामने से आता हुआ एक सीनियर ग्रुप रोक लेता है और उनका इंट्रोडक्शन व उनकी हॉबी के बारे में बताने को कहते हैं। सुमित, हमारा नाम सुमित चौहान है, हमारा गृह नगर जबलपुर है, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी स्कूल शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय जबलपुर से हुई है। हमें क्रिकेट खेलना व देखना पसंद है। सीनियर में से एक विनय नाम का लड़का कहता है कि अच्छा, इस रविवार को सीनियर vs जूनियर का एक 20-20 मैच रखते हैं, जिसमें जो टीम हारेगी वह टीम पार्टी देगी। सुमित, जी सर, कहते हुए अपनी गर्दन हिला देता है और मोहित का नंबर आता है। मोहित
मेरा नाम मोहित पांडे है। मैं उज्जैन का निवासी हूँ, जहाँ कालों में काल महाकाल विराजमान है। इससे इस मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मेरी कक्षा 7 तक शिक्षा एक प्राइवेट विद्यालय में एवं आगे की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में हुई है। मुझे संगीत सुनना पसंद है। दीपक, सिर्फ सुनना ही पसंद है या गा भी लेते हो? मोहित, ये थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। दीपक, तो कुछ सुना भी दो। मोहित जी अपना पसंदीदा गाना, जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया था, गाना शुरू करता है। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा यह ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सब मुग्ध होकर मोहित को सुन रहे थे। जैसे ही उसने गाना खत्म किया, सभी लोग उसे जोरदार तालियां बजाई। सुमित भाई, आप तो कमाल के गाते हो। मोहित, बस ऐसे ही शौकिया तौर पर थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। दीपक, नहीं मोहित, तुम्हारी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है। तुम कहाँ डॉक्टर बनने आ गए? तुम्हें तो पार्श्व गायक बनने के बारे में सोचना चाहिए था। मोहित जी, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उनका इंट्रोडक्शन सीज़न ख़त्म हुआ और सभी अपने अपने क्लास में चले गए। लंच टाइम होते ही मोहित और सुमित कैंटीन में खाने के इरादे से कैंटीन में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें विनय और दीपक मिलते हैं और उन दोनों को अपने दोस्तों से मिलवाते हैं और सबको संडे को आने वाले क्रिकेट मैच के बारे में बताते हैं। सीनियर की टीम तो पहले ही डिसाइड रहती है। सुमित वहाँ बैठे सभी जूनियर को कहते हैं कि जो भी इस मैच में पार्टिसिपेट करना चाहता है वह हमें शाम को क्लास के बाद नाम नोट करवा दें। शाम को सभी जूनियर सुमित के नाम नोट करवा देते हैं। उनकी टीम में 10 प्लेयर हो जाते हैं और जब 11वां प्लेयर कोई नहीं मिलता तो सुमित और मोहित में से अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो मोहित थोड़ी नानुकुर करता है, फिर जब सुमित के बारे में बार बार कहने पर मान जाता है। शाम होते ही दोनों अपने हॉस्टल में आते हैं, जहाँ सुमित अपने जबलपुर के दोस्तों से फ़ोन पर बातें करने लगता है और मोहित मृगाल को वीडियो कॉलिंग करता है। इधर उज्जैन में नैना भी अपने कॉलेज के फर्स्ट डे को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह कौन से कपड़े पहने। वह अपनी अलमारी के सारे कपड़े बिखेर देती है और फिर डिसाइड नहीं कर पाती कि वह क्या पहने। उनकी माँ उसे नाश्ते में आवाज़ लगाती है, मीता जी, नैना बेटा आ जाओ ना, नाश्ता लो, कॉलेज का भी टाइम हो रहा है, आज पहला दिन है, लेट जाओगी क्या? नैना, हाँ मम्मा बस अभी आई। फिर से अपने कपड़े को उलट पुलट कर देखने लगते। जब काफ़ी समय तक नैना नहीं आती तो माता जी ने उसके कमरे में आ जाती है और कमरे की हालत देखकर अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। नैना की तरफ देखती है। माता जी, नैना बस यह क्या है? नैना, मम्मा ना जा ना, मुझे आज पहली बार कॉलेज जाना है। देखो ना, आज मुझे पहली बार कॉलेज जाना है और मेरे पास कोई ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। माता जी, नैना, आज तुम यह सूट पीस पहन कर कॉलेज आओ। शाम को तुम्हारे कॉलेज से आने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे।
शॉपिंग की बात सुनकर नैना बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मी को थैंक्स बोलते हुए चल के गले लग जाती है। माता जी, नैना यह लाड़ प्यार बाद में जता लेना, फिलहाल तो जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। नैना हड़बड़ा कर घड़ी देखती है और फटाफट तैयार होने लगती है। तैयार होकर नाश्ता करके वह अपनी माँ को बाय बोलकर वह शाम को शॉपिंग के बाद एक बार याद दिलाकर निकल जाती है। वह अपनी कॉलोनी के बाहर सिटी बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो जाती है और उसे कॉलेज की ओर आने वाली बस का इंतज़ार करने लगती है। वह देखती है कि एक लड़का वहाँ से पहले से खड़ा है। उसकी आंखों की उदासी देखकर नैना को लगता है कि वह कुछ परेशान है। नैना उससे कुछ परेशानी के बारे में पूछना चाहती है, पर वह उस लड़के को पहली बार देख रही है। जैसे उसे यह लगता है कि उस लड़का उसी की कॉलोनी का तो नहीं हो सकता है, और दूसरा वह उसकी ओर देख भी नहीं रहा था, जिससे नैना को यह समझ में नहीं आता कि वह उसके उसी परेशानी के बारे में कैसे पूछे। यदि यह गुस्सा हो जाता और इसने मुझको ही उल्टा सीधा बोल दिया तो नैना इसी सब ख्याल में खोई हुई थी कि बस कि ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दी। वह सोची कि दुनिया से बाहर आ जाती है और देखती है कि यह तो बस है जिससे उसे कॉलेज जाना है। वह बस में चढ़ जाती है। वह देखती है कि वह लड़का भी उस बस में चढ़ गया। वह लड़का बस में बहुत गुमसुम और उदास खड़ा था। नैना उसके बाद बात करना चाहती है, पर बस में भीड़ इतनी होती है कि उससे बात नहीं कर पाती है। वह बस वह उसे एकटक देखती रहती है। वह सोचती है कि ज़रूर इस लड़के के साथ कुछ तो हुआ है जिसके कारण वह इतना उदास है। उसकी उदास आंखें उसको अपनी ओर खींचती है और वह चाहकर भी उसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही है। वह उसके बारे में सोचती है, फिर भी उसका ध्यान बार बार उस लड़के की तरफ जा रहा था। अचानक बस का ब्रेक लगने पर नैना अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह देखती है कि वो लड़का बस से उतर चुका है। वह सोचती है शायद वह यह आसपास किसी कॉलेज में पढ़ता होगा। बस फिर से ब्रेक लगाती है। नैना फटाफट बस से उतरकर अपने कॉलेज चली जाती है, पर अभी भी वह उस लड़के के बारे में भुला नहीं पा रही थी। बार बार उसकी आंखें सामने उसका चेहरा आ जाता था। वो अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सभी जूनियर्स को सीनियर ने हॉल में बुलाया। वह भी अब हॉल में चली जाती है जहाँ सीनियर्स और जूनियर्स उनसे इंट्रोडक्शन सीजन होता है। इंट्रोडक्शन सेशन ख़त्म होने के बाद सीनियर में से एक लड़का सामने आकर सभी को विश करता है और कहता है कि आप सब ने यहाँ आने से पहले अपने लिए कुछ सपने देखे होंगे। आपके वह सपने पूरे हो जाए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर स्कूल और कॉलेज के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन वहाँ के लोगों को करना पड़ता है, वैसे ही हमारे कॉलेज के सभी कुछ नियम हैं जिनका पालन जूनियर्स को करना पड़ता है। वह जीन्स पहन कर ना ही आ सकते। उनके लिए एक ड्रेस कोड होता है, उन्हें उसी ड्रेस में कॉलेज आना होगा और लड़कियों को 2 चोटियाँ बनाकर आना होगा एवं लड़कों को अपने बाल बिल्कुल छोटे रखने होंगे। यह सुनकर सभी जूनियर एकदम भौचक्के हो रह जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, पर सीनियर के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। जिस लड़के ने यह सब कहा था, नैना उसे अच्छे से जानती थी। वह उसी की कॉलोनी में रहता था। वह स्कूल में भी उसका सीनियर था। उसका नाम नयन था। नैना और वह पहले कई बार मिल चुके थे। नैना सोचती है कि यह 2 चोटियाँ करके मैं कभी अपने स्कूल नहीं गई तो कॉलेज में
ना बाबा ना, यूनिफॉर्म से छुटकारा पाने के लिए तो स्कूल के पास आउट होने की इतनी जल्दी थी, वरना मृगाल और मोहित के साथ मैं ही कितना मज़ा आता था। मैं नयन से बात करूँगी, वह मेरा पुराना दोस्त है, तो वह मुझे इन सब नियमों से ज़रूर छूट देगा। नैना यह सब सोचती हुई नयन के पीछे चली जाती है और उसे आवाज़ देती है, नैना है नयन। नयन एकदम पीछे पलट कर देखता है और उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। नयन, ओ नैना, तुम यहाँ कैसे? और तुम कैसी हो? कल आंटी सब कैसे हैं? नैना, मैंने इस कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया है। मैं बढ़िया हूँ, मम्मी पापा भी बढ़िया हैं। तुम कैसे हो? आजकल तो कॉलोनी में नज़र नहीं आते हो। नयन, मैं बढ़िया हूँ। और वह दरअसल मेरे पापा के साथ हुए हादसे के बाद भैया के साथ हमारे रहते हैं, तो बस उनके साथ ही मेरा समय निकल जाता है, तो कॉलोनी में ज़्यादा घूम फिर नहीं पाता। नयन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। नयन, हाँ कहो ना। नयन, तुम अंदर जो कहा जूनियर के लिए, क्या उससे मुझे छूट मिल सकती है? तुम तो जानते हो मैंने अपनी लाइफ में कभी दो चोटियाँ नहीं बनाई, और मुझे नए नए कपड़े पहनने का शौक़ है, और तुम मेरे दोस्त हो। क्या तुम मुझे इन सभी नियमों से अलग नहीं रख सकते हो? उम्मीद भरी नज़रों से नयन को देखने लगती है।